साथ ले लेंगे। पहले आप बस, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा बेंजीन। इसके ऊपर हमने डाला एसिटाइलिन और H प्लस और A बना है। फिर इसके अंदर C6H6 और H प्लस डाला है और B बना है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपको इस क्वेश्चन में ये समझ आ रहा है कि अगर आपके पास ये है अल्काइन, तो ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके कार्बोकटायन जनरेट करेगा, हाँ या ना? यस मैम। और ये Yes, कार्बोकटायन ma'am. बेंजीन के ऊपर अगर लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मैम बट ये इतना स्टेबल होता है कि नहीं होता इस पे? स्टेबल, रिएक्टिव है तभी तो यूज होगा। अगर ये स्टेबल होता तो फिर ये आगे मतलब वो कर जाता है ना। ओके। ये रिएक्ट कर गया, बेंजीन के ऊपर लग गया, क्योंकि कार्बोकटायन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, देखो स्टेबल नहीं है का इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये बनेगा नहीं। स्टेबल नहीं है मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बस यही तो होगा। बट आई विल नॉट से ना कि बनेगा ही नहीं। ओके मैम। ठीक है, तो ये बन गया ए। फिर इसमें दोबारा H प्लस डालो, फिर से एक वो जनरेट होगा कार्बोकटायन ऐसे। एंजाइम। और ये कार्बोकटायन फिर से आपने C6H6 डाला, मतलब इसके ऊपर लगेगा और फिर से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। तो क्या होगा? दो बेंजीन जुड़े हुए हैं एक कार्बन के साथ, और उस कार्बन पे एक H भी लगा हुआ है और एक CH3, हाँ या ना? यस मैम। तो दिस इज बी। मैम ये एग्जैक्टली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन तो नहीं है ना फिर? नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ही है, बट अल्काइलेशन में जनरली आप अल्काइल ग्रुप लेते हो। ये उसी का एक तरीके का वेरिएंट है जिसमें कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट ही जनरेट हो रहा है। तो अल्काइल ना होके एल्किनाइल हो रहा है। और मैम ल्यूइस एसिड? लुइस एसिड H प्लस है ना, जरूरी थोड़ी लुइस एसिड AlCl3 डालना है। नहीं मैम, ल्यूइस एसिड तो आपका तब रिएक्ट करेगा ना जब वो उस पे मतलब बेंजीन पे अटैक हो जाएगा। लुइस एसिड क्या काम करता है? लुइस एसिड का काम कार्बोकटायन होता है कार्बोकटायन कार्बोकटायन जनरेट जनरेट करता है। करना। हाँ 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 हाँ। तो H प्लस ने कार्बोकटायन जनरेट कर दिया ना, अच्छा है ना? ठीक है ठीक मैम। है, समझ आया सबको, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड, सेकेंड में हम लोगों ने ये यूज करा है CF3 और Cl, और यहाँ LiNH2 है। तो ये आपको ऐसा नहीं दिखा LiNH2 या NaNH2 इज वो बेंजाइन मैकेनिज्म का, इजंट इट यूज्ड इन बेंजाइन मैकेनिज्म? तो आप ये देखेंगे ये वाला H एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CF3 का माइनस आई इफेक्ट होगा, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये H एसिडिक हो जाएगा। अगर ये H एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा? ये H निकलेगा, ये बॉन्ड इधर और Br निकला, सो विल गेट अ बेंजाइन हेयर, हाँ या ना? जी मैम। और बेंजाइन है, फिर NH2 माइनस है, इस पे अटैक करेगा। बट CF3 नेगेटिव जो है उस पे उसके पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये ऐसे अटैक करेगा। CF3 यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, NH2 यहाँ लग गया, फिर ये प्रोटॉन ले लेगा एंड विल गेट दिस। तो Cl वुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद NH2, हाँ या ना? अरे तो हाइड्रोकार्बन का टेस्ट नहीं दिया क्या तुम लोगों ने अभी तक? Ma'am, दे दिया. मैम कितने क्लास नंबर के आए बाद। तेरे? Ma'am, 134. बस? Yes, ma'am. अच्छा, वो मेरे को तेरा स्टार्ट्स नहीं दिखा रहा है, चलो मैं देखती हूँ। और बाकी किसी ने दिया पेपर? मैम अभी नहीं दिया मैम। अच्छा चलो देना, क्लास के बाद देना, शाम तक वैलिड है, 7:30 तक दे देना जब मन करे। चलिए, हाँ जी सेकंड मैम। समझ आया सबको, हाँ या ना? ठीक है, Yes, ma'am. चले आगे। Yes, ma'am. तो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक और तरीका पता चलेगा बेंजाइन बनाने का, और वो ये है कि अगर आपके पास 1-2 पोजीशन पे हालोजेंस लगे हुए हैं और आप उसे अल्कली मेटल के साथ ट्रीट कर दें, इट विल गिव यू बेंजाइन। Yes, ma'am.
और एक बार ये बेंजाइन बन गया, बेंजाइन के ऊपर हमने क्या रिएक्शन कराया, उसके आगे हमने फ्यूरान ले लिया, तो फ्यूरान क्या कराएगा, डील सोल्डर, दिस इज डाइन, दिस इज अ नॉर्मल एल्कीन, देयर वुड बी अ डील सोल्डर रिएक्शन। सो बेसिकली आप फ्यूरान को ऐसे बना दीजिए और यहाँ से ये बेंजाइन वाला पोर्शन बेंजीन आ गया और ये ओ पर चला जाएगा कुछ समवॉट लाइक दिस। कितनों को समझ आया? LiHG बोच रिडक्शन का वो है क्या रिएक्टेंट? कौन कौन? LiHG LiHG किसका रिएक्टेंट है? बोच रिडक्शन में, मतलब डेडिकेटेड बर्च बोच रिडक्शन नहीं रिडक्शन करा में। रहे बेटा, हम बर्च रिडक्शन नहीं करा रहे, हम यहाँ से बेंजाइन का सिंथेसिस कर रहे हैं। दिस इज अ रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेंजाइन। हाँ नहीं, मतलब आप सॉरी मेंजाइन बोल रहा था मैं। हाँ। तो लिथियम एच तो मेंजाइन में नहीं है ना, वो तो सिर्फ लिक्विड अमोनिया और NaNH2 के लिए। हाँ, वो लिक्विड अमोनिया और NaNH2 के लिए कब है, जब आपके पास एक हैलो एल्केन हो, मतलब आपके पास एक हैलो एल्केन है, एक H है ना, तो आप NaNH2 बेस डालोगे तो वो H और Cl निकालेगा। यहाँ पे H नहीं निकाल रही मैं, Br और F निकाल रही हूँ, तब बेंजाइन बना रही हूँ। तो एक जगह LiF निकलेगा, एक जगह LiBr निकलेगा और बेंजाइन बनेगा। जैसे विस्नल डाइहैलाइड का एलिमिनेशन होता है ना, वैसे ही हुआ है। ठीक है, अब ये वाली जो बात है इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने एक और नई चीज सीखी कि बेंजाइन बनाने का एक और तरीका है। तो इसको आप अलग से एक जगह से लिख लो कि भाई हाँ, अगर आपके पास कोई हैलो बेंजीन है और आप NaNH2 डाल रहे हैं तो भी आप बेंजाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास विस्नल डाइहैलाइड्स है बेंजीन के ऊपर और आप कोई मेटल डाल देते हैं तो भी आप बेंजाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चौथा है ये भी बेंजाइन वाला है। इसमें देखो क्या होगा, हमारे पास है NH2, हमारे पास है COH, हमने डाला Na2HCl, तो ये क्या बना देगा, डाइजोनियम। ये डाइजोनियम बना ऐसे, और यहाँ पे है COH, उसके बाद मैंने डाल दिया K2CO3। K2CO3 क्या है, बेस है, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे CO- और यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 निकलेगा। देखो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कराओ, आपको समझ आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O माइनस, यही है ना, ध्यान देना, O माइनस नीचे गया, ये बॉन्ड इधर गया और नाइट्रोजन यहाँ से निकला, तो नाइट्रोजन गैस भी निकली यहाँ से और CO2 गैस भी निकली, और सीधा आपको क्या बना दिया इसने, बेंजाइन। बात समझ आई? Yes, ma'am. तो ये Yes, जो ma'am. बी पार्ट है वो बेंजाइन है, जो मैंने आपको मतलब बेंजाइन है नहीं, सी है बेंजाइन, सॉरी ये हीट करने पे हुआ ना, तो सी है बेंजाइन, ये सी है, और ये एक इंटरमीडिएट है जिसको मैं क्या करा रही हूँ, डाइमराइज। तो अगर मैं इसको डाइमराइज कराऊंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद है, हाँ या ना? Yes, ma'am. दिस इज द प्रोडक्ट डी वी विल गेट। Yes, ma'am. क्लियर हुई बात सबको? आगे चले। नोटेड। Ma'am, एक second, ma'am. Ma'am, हो गया। अच्छा, बाकियों ने लिख लिया, दिया, हर्षिल, सृष्टि, नहीं सृष्टि कह रही हूँ, श्रुति नहीं, Yes, श्रुति ma'am. नाम है ना तेरा, हाँ, हम्म। लावण्या, हम जो थर्ड वाला है मैम, उसमें फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो एक बार फिर बता दो। वो बॉन्ड का जो मूवमेंट है वो नहीं अच्छा समझ में हाँ आया। मैं बता रही हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डील सोल्डर में ऐसे लिख ले इसे ना, ये फ्यूरान कर को एज अ डाइन मानो, हाँ जी मैम। और ये बेंजाइन है, इसको एज अ एल्कीन मानो। तो ये बॉन्ड यहाँ गया, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर और ये इधर,
तो ये वाला, सॉरी ये यहाँ पे, तो ये 1, ये 2 जुड़ गया 3 के साथ, 3 4 5 6, तो ये बन गया 6 मेंबर सिस्टम। जी मैम। ठीक है, ये हो गया 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब ये जुड़ गया है 2 और 1 से, और 2 और 1 के आगे यहाँ एक बेंजीन लगा हुआ है, तो ये 3 और 6 के बीच में देख क्या एक ब्रिज ओ है ना, तो मैंने वो ब्रिज ओ बना दिया। ठीक है मैम, ठीक ठीक है, क्लियर? है मैम। चलिए यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट में हमें दिया है एनिलीन और मैम बीच में एक क्वेश्चन और है। और बेंजीन पे हमने बेंजीन में मैम एक अल्कोहल की रिएक्शन करें एक्सप्रेसिव रेजोनेंस में। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। अच्छा हाँ, ये वाला, ओके। तो बेंजीन लिया हमने और इस पे रिएक्ट कराया हमने एलाइल अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ क्या बनेगा, एक एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन इस पे जाके लग जाएगा। हाँ या मैम मैम एक डाउट मेरे को ये है कि हमने ये पढ़ा था ना कि अगर OH नहीं है मतलब कॉन्जुगेशन में, तो पहले डबल बॉन्ड प्रोटोनेट होता है रादर देन OH, क्योंकि OH जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका O एटम। हम ये डबल बॉन्ड प्रोटोनेट ही नहीं होना चाहिए पहले? तुम ये वाला लॉजिक लगा रहे हो ना, इसके अंदर तुम कह रहे हो ये ऐसे जाएगा, है ना? नहीं मैम, ये भी नहीं कह रहा मैं। यहाँ पे ये प्रोटोनेट होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। मैम कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं मैम, तो नहीं मैम कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, तो बॉन्ड रोटेशन कहाँ से हो रहा है? तो कौन से वाले की बात, तू क्या बोल रहा है? मैंने OH को क्यों प्रोटोनेट करा? डबल बॉन्ड को करना चाहिए। हाँ मैम, डबल बॉन्ड को हाँ करना तो वही चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ, डबल बॉन्ड को प्रोटोनेट करेगा तो यही तो बनेगा बेटा। डबल बॉन्ड को प्रोटोनेट का यहाँ पॉजिटिव आया ना, हाँ जी मैम। फिर ये लोन पेयर ऐसे जाके रेजोनेट कर सकता है ना। ये वाला Yeah, स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, बट ये अनस्टेबल नहीं है। मैम क्योंकि सी डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप का माइनस ही लग रहा है। -M, बहुत स्ट्रॉन्ग -M है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैं तब करती ये सारा काम अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता। देखो, आई हैव समवॉट लाइक दिस, नो समथिंग लाइक मैम ये ऐसा ही था मैम, ये हमने उसमें करा था एडिशन ऑफ एक्स के पहले। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग करते हैं ऐसे, जैसे ये है ना हाँ O, मैम। ठीक है? ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में मैं क्यों करती हूँ? ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं इनके ऊपर कोई रिएक्शन कराऊंगी प्रोटोनेशन करके, तो इनके ऊपर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करने के लिए, है ना भाई? अभी मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगी तो मैं किसको प्रोटोनेट कराऊंगी? यहाँ प्रोटोनेट कराऊंगी ना, यहाँ कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, Cl Br कुछ ना कुछ होगा जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होगा, हाँ जी मैम। है ना? Yes. यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा जितना कोई Cl- या Br- होगा, तो बेंजीन चल के नहीं आएगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रोफाइल को चल कर आना बेंजीन के पास, तो इलेक्ट्रोफाइल ठीक ठाक होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर अटैक कर सके, हाँ जी मैम। ठीक है? तो इसलिए OH प्रोटोनेट हुआ है रादर देन द डबल बॉन्ड, ओके मैम। ठीक है? अब ये इसके बाद मुझे क्लियरली क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, पर मैंने क्या डाला है, ये बन गया A। ये श्योर हमने B2H6 है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा। हाँ B2H6 वाला है ना, B2H6 THF, तो ये मुझे क्या दे देगा? यहाँ OH लग जाएगा, यस मैम। फिर NBS डाल दिया, NBS क्या करेगा? यहाँ Br लगा देगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करता है, यस मैम। ये बन गया। और उसके बाद क्या है? बल्कि बेस और CHBr3, बल्कि बेस और CHBr3, ये है मैम, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड और CHBr3। एक मिनट, बेस भी डालना चाहिए। किसमें? हम बेस NBS भी डाल में? देंगे। हाँ तो हाँ, फिर जी ये मैम। माइनस बन गया ना, फिर NBS के हम, साथ बेस डाला तो ये बन गया। मैम वो Br2 नहीं ले जाएगा क्या बेस?
Br बेस बीआर को नहीं लेके जाएगा? Br को निकालने के लिए एक एसिडिक एच चाहिए ना, OH से ज्यादा एसिडिक एच कौन सा है यहाँ पे? नहीं समझा? जहाँ तक समझ हमें जहाँ पे हमने OH बनाया उसके बाद हमने NBS ऐड करा तो बेंजाइलिक पोजीशन में हमारा Br बीआर लग लग गया, जाता है। हाँ ठीक है, लग गया। हाँ। इसके उसके बाद बाद तूने बेस डाला, हाँ जी मैम, तो तो बेस बेस से हम बीआर नहीं, Br कैसे निकाला? बेस Br निकालने के लिए एलिमिनेशन कराता है ना, और एलिमिनेशन के लिए एक एसिडिक एच चाहिए उसे, हाँ है ना? यस मैम। हाँ जी मैम। OH और कार्बन वाले H से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मतलब OH ज्यादा एसिडिक होगा या कार्बन से अटैच H ज्यादा एसिडिक होगा? OH वाला। तो फिर इसलिए तो OH वाला H निकला है। बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी मैम। तो मतलब बेस का काम Br को निकालना नहीं होता, बेस का काम होता है एसिडिक H को लेना, उसके आगे जो रिएक्शन चले वो चले। क्लियर? यस मैम। ठीक है मैम। इसके आगे क्या डाला है यार? मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से नजर नहीं आ रहा है इस फोटो में। हम CHBr3 डाला है और CHBr3 और टर्शियरी ऑक्साइड। बुटॉक्साइड, ये है ना? यस मैम। में अटैक में जाएगा इंटरनल बीआर निकाल के। हाँ ये सोचना है। यहाँ पे देखो एक ये आपका लिविंग 1 2 3, हाँ यहाँ पे सबसे पहली बात तो इंटरनल अटैक पॉसिबल है। कैसे? 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे एनजीपी पॉसिबल है, हाँ या ना? नहीं फोर्थ पर है बेटा, कहाँ से होगा एनजीपी? फोर्थ पर है ना, एनजीपी नहीं हो सकता। नहीं समझा? नहीं डायरेक्ट अटैक कर दिया और 13 मेंबर रिंग नहीं बन जाएगी। तो कहाँ बना? O माइनस इस पे अटैक करेगा तो एक O 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगी? एक कार्बन भी तो है ये वाला, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है? तो हाँ। एनजीपी नहीं हो सकता ना 4 मेंबर रिंग पे। तो अब इसी के ऊपर रिएक्शन कराना है, CHBr3 और टर्शियरी बुटॉक्साइड। क्या लगता है क्या होना चाहिए? कोई आइडिया? किसी ने प्रोडक्ट बनाया होगा तो? हम यहीं तक बना था मैम। बस यहीं तक बना। और कोई सोचो। CHBr3 टर्शियरी बुटॉक्साइड क्या करता है? एक हम बल्कि बेस है। स्टेरिकली बीआर निकाल देगा वो। एलिमिनेशन करें। हाँ एलिमिनेशन करेगा, बट एलिमिनेशन कराने के लिए उसे यहीं से लेना पड़ेगा, हाँ या ना? कहाँ से लेगा? और कोई तरीका है लेने का? नो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो एक तरीका तो यह यहाँ पे एलिमिनेशन करा दो, बट फिर CH3Br का क्या काम है? CH3Br क्या कर सकता है? एक तो ये बन जाएगा फिर तो, हाँ या ना? यस मैम। तो CH3Br क्या कर रहा है यहाँ पे? सोचना पड़ेगा ना। वो सॉल्वेंट तो नहीं है ऑब्वियसली, है? सीएसटी बीआर कैसे निकालेगा? हाँ ये भी तो हो सकता है, क्योंकि टर्शियरी बुटॉक्साइड ये वाला H एसिडिक नहीं है, है? मैम। है एसिडिक। तो CH3Br का भी तो H ले सकता है टर्शियरी बुटॉक्साइड, हाँ या ना? यस मैम। और टर्शियरी बुटॉक्साइड का H ले लिया तो क्या करेगा? नहीं समझ आ रहा किसी को। अगर ले भी लेगा एसिडिक तो फिर मैम इसमें एलिमिनेशन भी तो होना चाहिए ना साथ में बीआर का। हाँ एलिमिनेशन करा के एक प्रोडक्ट तो ये बना दिया ना मैंने, ये एक पॉसिबिलिटी नहीं, है। नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड की जो हमने रिएक्शन करा था तो इसमें एसिडिक एसिड चढ़ा दिया हमने, हाँ तो फिर फिर उसके Br बाद भी निकलेगा। CBr3 हम्म, तो फिर मैम CBr2 थोड़ा बनेगा। CBr2 कार्बिन नहीं बन सकता है? मैम बन सकता है पर कार्बीन मैम बन कार्बिन सकता है अगर वैसे बन गया तो कार्बीन। फिर कार्बिन का अटैक सोचो क्या होगा? डबल बॉन्ड पे होगा थ्रेट। डबल बॉन्ड किसका? बेंजीन का? यस। नो मैम। हाँ उसका नहीं, डबल बॉन्ड किसका? इसका? शायद है कुछ तो सही जा रहा है। मतलब बेंजीन के ऊपर वाला हो जो। हाँ ये वाला ना। यस मैम। समझ रहे सारे मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक सेकंड, ये तो बनाई नहीं है फिर तो टर्शियरी ऑक्साइड से वहां से एच लिया ना तो अभी इससे तो। 2 प्रोडक्ट्स बनाए ना। नहीं अलग फिर इस पे थोड़ा ना अटैक होगा, फिर तो उस पे अटैक होगा ना पहले वाले पे। देखो
कितने बच्चे कह रहे हैं ये पॉसिबल है? ये हाँ, कौन कह रहा है ये हो सकता है? सारांश? मैम हो जाना चाहिए। मैम ये नहीं होगा मैम, ये नहीं हो सकता भैया, दिस इज नॉट नहीं होगा पॉसिबल। मैम, क्यों? ये तो मैम हेलोनियम आयंस भी नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होता तो है, कार्बीन का इंसर्शन होता है डबल बॉन्ड पे, वो तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था तुम्हें, कार्बीन का इंसर्शन होता है डबल बॉन्ड पे, लेकिन उसके लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है ना। ये डबल बॉन्ड बन गया, इसका मतलब क्या है? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड तो रिएक्ट कर चुका है, वही तो। हाँ या ना? यस मैम। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जब ओके, रिएक्ट कर लिया तो इससे HBr तो कौन यहाँ निकालेगा? डबल बॉन्ड तो आएगा ही नहीं इसलिए। हाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड ही नहीं आएगा ना। अच्छा, और डबल बॉन्ड आ ओके गया तो CHBr, मतलब दोनों में से कोई एक कम होगा। हाँ ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये वाला सिचुएशन ले लूँ, CBr2 जनरेट हो गया, तो क्या CBr2 बेंजीन पे इंसर्ट होगा? नो मैम, बेंजीन क्या बेंजीन अपने पे पाई क्या? बॉन्ड को ऑफर करता है कि मेरा नो मतलब मेरे ऊपर इंसर्शन हो जाए? बेंजीन के ऊपर इंसर्शन पॉसिबल है? नो मैम, हाँ वो युवराज, हो जाएगा बेंजीन के ऊपर इंसर्शन? वाला रिएक्शन नहीं है जिसमें हम कराते हैं। अरे वो तो कराते हैं, Aromatic लेकिन बेंजीन को थोड़ी कराते हैं, वो तो हम उसके ऊपर कराते हैं, पायरॉल जो मतलब 2000 लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। नहीं, उसमें भी तो होता है रीमटिमर, OH, फिनॉल पे तो होता है। हाँ फिनॉल पर होने के लिए फिनॉक्साइड आयन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं समझा? हाँ, फिर तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, समझे नहीं समझे? तो ये सब बकवास करने के लिए दिया है, सबका कोई काम नहीं है। मैम जैसे इनमें हमने स्ट्रिक्टली वन इक्विवेलेंट लिया हुआ है या फिर नहीं देखो, से हमें नहीं होता था पता क्या जैसे लिया हम हुआ है, लेकिन जब तक एक्सेस में अगर होता है तो दे दिया जाता है, तो हमें नहीं दिया हुआ तो हमें वन इक्विवेलेंट से ही समझना पड़ेगा। बात समझ आई नहीं? मैम अगर मान लो एक्सेस का केस होता तो वो डबल बॉन्ड वाला भी लेते हम। नहीं, एक्सेस का केस वैसा होना नहीं चाहिए, होता मतलब होता तो क्या पता ले सकते हैं, फिर तो पॉसिबिलिटी है, फिर मतलब बहुत सारे फिर मल्टीपल तो बहुत प्रोडक्ट्स। सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, ओके मैम। है ना? तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये आप लोगों ने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली कि CHBr3 कार्बीन जनरेट करेगा 1-1 एलिमिनेशन से, जो बेंजीन पे अटैक नहीं हो सकता। बेंजीन पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना बढ़ा दे बेंजीन पे कि कार्बीन लग जाए, तो कार्बीन को तो भूल जाओ। सिंपल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, तो अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये बनना चाहिए, हाँ या ना? तो CHBr3 का क्या काम है? यहाँ तक सबको समझ आई? ये बनेगा, हाँ या ना? यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दो प्लीज। मैं तो सिंपल यहाँ से ये एलिमिनेशन कर दिया। ये एच ले लेगा उससे, CHBr3 से O नेगेटिव। हाँ, क्योंकि इसका H एसिडिक है। CHBr3 पागल बनाने के लिए दिया गया है, वो कुछ नहीं करेगा, वो इसको H दे देगा बस। You'll get this as the product. और अगर आपने फर्दर H+ डाला तो इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन हो जाएगी। मैम तो कार्बीन नहीं बनेगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, मतलब बनेगा कार्बीन तो बन के रिएक्ट नहीं होगा ना, तो कार्बीन क्यों बनाना? कोई इंटरमीडिएट ऐसे थोड़ी झूलता रहता है रिएक्शन में, इंटरमीडिएट तब बनता है ना जब बनने के बाद वो किसी पे रिएक्ट कर सके। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। समझ आई बात? यस मैम। यहाँ अब इसके आगे मैंने क्या दिया है? कुछ और दिया है क्या क्वेश्चन में? नो मैम। बस यहीं पर है, खत्म। यस। अब अगर जैसे CHBr3 का रोल समझ आ गया आपको, ये H इसको दे रहा है, ये बन जाएगा। अगर मैंने इसमें फर्दर H डाल दिया तो क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन। नहीं आई बात समझ? तो मैम तब क्या बनेगा? ये देखो, ये बना, ये OH प्रोटोनेट होगा, मतलब CH2OH प्रोटोनेट होगा और बेंजीन पे अटैक कर जाएगा। ये प्रोटोनेट हुआ, ये यहाँ से निकला, बेंजीन ने से अटैक कर दिया, and we will get this. हाँ या ना? यस मैम। मैम बट रिएक्शन यहाँ तक जाएगा या फिर उतने में ही रुक जाएगा अभी पहले? हमारे पे फर्दर H+ नहीं दिया गया है, तो हम इसको मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्दर Okay, H+ दे दे या AlCl3 दे दे तो आपका इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन होके प्रोडक्ट बन जाएगा।
हम टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड क्योंकि स्टेरिकली हिंड्रेड है तो वो H वहां से निकाल लेगा। हाँ तो यहाँ पे कौन है, CH2 ग्रुप ही तो है। यहाँ तो बेंजीन है ना, यहाँ पे तो CH2 ग्रुप ही है ना। हाँ ये लीनियर चेन है। हाँ ठीक है, सबको समझ आया, आगे चले। मैम अगर CH CHBr3 को एक्सेस में लिखा होता तो भी हम यही करते, मतलब मान लेते कि H प्लस मिल जाएगा उससे। एक्सेस में लिखा होता तो भी कर सकते थे, क्योंकि एक्सेस में तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का काम तो यही होता है। ओके मैम। मैम तो ये बस इसमें ऐसे ही फिगर आउट किया हमने CHBr का पर्पस, हाँ। कुछ बन नहीं रहा था वैसे तो मुझे कार्बीन ऐसे ही फिगर आउट किया, लेकिन अगर ऑप्शंस होंगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा फिगर आउट करना, यस मैम। है ना। हाँ युवराज कुछ कह रहा है। उसमें सॉल्यूशन में CBr3 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो अगर H+ डालेंगे तो CBr3 नहीं लेगा उसको। H प्लस CBr3 ले लिया, उसके बाद वो तो कैटलिस्ट है ना, H प्लस OH को भी तो प्रोटोनेट करेगा। दोनों कर सकते, एक साथ कर देगा। हाँ हाँ, H प्लस तो सॉल्वेंट से आता है ना, उसमें H तो प्लस एक्सेस को नहीं लिमिटिंग होगा। रिएजेंट थोड़ी मानते हैं कभी भी। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ हाँ इसमें। ठीक है चलूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर मैम लिया ये था ना? हाँ मैम एग्जाम में वैसे एकदम स्ट्राइक करने वाले क्वेश्चन नहीं था नहीं, ये तो मतलब ऑप्शन जिस हिसाब से से समझ आएगा, ऑप्शन देख के। ऑर्गेनिक में आधी सारी चीजें ऑप्शन देख के समझ आती है बेटा। चलूँ आगे। सब्जेक्टिव वाले। हाँ सब्जेक्टिव वाले में तो खुद ही देखना पड़ेगा, उनमें कोई तरीका नहीं है। मैं अभी कराती हूँ कुछ एक आधा क्वेश्चन तुम्हें। मैंने तेरे लिए कुछ क्वेश्चन निकाला, तो युवराज आई सेंड यू द फोटोग्राफ। बड़े बेहतरीन सवाल आया है वो, एडवांस के। पास्ट ईयर है। पास्ट ईयर नहीं है, कुछ और हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब ABCD जैसे तू कह रही ना था उस दिन क्लास सेंटर पे, वैसे वाले। ठीक है भेज देना। हाँ मैं कल भी सोच रही थी, फिर मैं भूल गई। यहाँ तक हो गया, चलूँ आगे। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एनिलीन ले रखा है हमने। अब ए प्रोडक्ट तो एसिटाइल बन जाएगा। एसिटाइल क्लोराइड डाला है उस पे, तो एनिलाइड बन जाएगा ना। हाँ जी मैम। उसके आगे क्या डाला है? अब Br2 और ACOH। मैम ACOH का मतलब CH3COH है। हाँ CH3COH, तो चलो मतलब आपने उसमें डाल दिया ना, पोलर मीडियम में डाल दिया। आपको मिल गया HNCOCH3, और साथ में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? पैरा ब्रोमो। पैरा। ठीक है। अच्छा अब NaOH और वाटर में क्या हो जाएगा? अब ACOH वो नहीं कर देगा, NH2 वापस से दे देगा हमें। नहीं हाँ यार, ACOH वापस से देगा। ACO नहीं, एसिडिक मीडियम में वो हो जाएगा। एसिटाइल क्लोराइड यूज करा है, ये बेसिक मीडियम में भी टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं ACOH कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने ACOH कर दिया ना, मतलब सोचने की बात है एक बार ABCD वाले क्वेश्चन में, ये जो हमें इस वाले को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है ना इस वाले प्रोडक्ट को। हाँ जी मैम। इस यस प्रोडक्ट मैम। को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो इस पे अटैक करे। तो जो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर नीचे यहाँ से खुल जाएगा। नहीं समझ आई बात? मैम ACOH का पर्पस क्या रहा है? क्योंकि हमने सॉल्वेंट पोलर मीडियम में वो करा रहे हो ना, ब्रोमिनेशन, जैसे वाटर में और कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे में कराते हैं ना, पोलर मीडियम में करा लिया। ये जब मैम रिएक्शन करता ना एसिटाइल वाला प्रोडक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, तो उसमें हमने फिर स्टेप में CH3COH डाला था, और फिर आपने उसके बाद H3O पॉजिटिव लगा के NH2 बना दिया था। दो काम कर सकते हो ना, या तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, या बेसिक मीडियम में कर सकते हो ना। नहीं समझ आई बात? मैम प्रोडक्ट में तो डिफरेंस आ ही नहीं रहा कुछ, मतलब वही आएगा दोनों हाँ में। प्रोडक्ट तो सेम ही आता है, मैकेनिज्म अलग हो जाता है ना हाइड्रोलिसिस का। जैसे अगर आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करी, तो देखो क्या होगा। अगर आपने H3O प्लस लिया, लेट्स से ये, तो H3O प्लस में H प्लस होगा, वो H प्लस किसको प्रोटोनेट करेगा? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड O को प्रोटोनेट Yes, ma'am. CH3। वाटर बचा ना, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यस मैम। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका वो नीचे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, प्रोडक्ट सेम आएगा। देखो OH OH CH3
O का बॉन्ड नीचे, बॉन्ड यहाँ से खुल गया, आपको मिल गया NH2 प्लस CH3COH निकल गया। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो गया। बेसिक में कराना है तो OH माइनस पहले ही डायरेक्टली अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, पानी से H ले लेगा। तो दोनों मीडियम में मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया बस इसका। प्रोडक्ट्स मैम ACOH हमारा कुछ काम नहीं कर रहा ना, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट की है। तरह हाँ सिर्फ सॉल्वेंट है। हाँ ठीक है, तो यहाँ मैंने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो मेरा C क्या बन गया, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया है, इसको ऐसे अलग कर दो। तो यहाँ हमारा C बन जाएगा NH2Br। फिर मैंने क्या डाला इसमें, CF3 परऑक्सी एसिड डाल दिया है। नाइट्रोबेंजीन में परऑक्सी एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, NH2 को ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रो में। बिल्कुल सही। तो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ? आप कोई भी इसमें पर एसिड डाल दीजिए जो भी, या फिर कोई हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दीजिए कोई भी जिसे ऑक्सीडाइज कर सके। तो ये चला गया NO2 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी Br। कितने बच्चे कहाँ तक बना पाए थे? मैम मेरा B वाले में बस मैंने NH2 लगा दिया था। NH2 तक बन गया था सबका? अच्छा तूने B पे ही लगा दिया था। B पे लगा दिया मैंने। हम C तक कर लिया था, फिर उसके बाद सब। यस मैम, ये परऑक्सी एसिड वाला हम सी नहीं। तक हो गया था। चलो चलो, फिर भी बढ़िया है, काफी अच्छा है। चलें आगे। हाँ जी। यस मैम। अगर वो वैसे बेंजीन में नहीं, अगर साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें CH3COH इंसर्ट कराता है ना वो। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन में हाँ हेक्सेन। वो बना देगा ना, इपॉक्साइड बना देगा। और हाँ इपॉक्साइड बनाएगा ना, मतलब बीच में इंसर्ट करेगा ना। हाँ हाँ अगर ऑक्सीडाइज करने का ऑप्शन दिया जाए या फिर इंसर्ट कराने का, नहीं तो तो उसमें इंसर्ट से करेगा, क्या एल्कीन को हमेशा इंसर्ट करता है। इंसर्ट करेगा ना। और कीटोन होगा तो बेस विलेजर करा देगा, हाँ और इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ठीक है। चलें आगे। नोटेड। यस मैम। चलिए तो आज का काम शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम फ्यू रिएक्शंस इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूशन। राइट, तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। हम लोगों ने SN2, SNI, SN1 एंड SNGP, ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लिए। अब लेट्स से मेरे पास बेटा CH3Br है, ठीक है। मैं उस पर बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स डाल सकती हूँ और उस पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक्वस KOH डाला, मतलब OH माइनस का सब्स्टिट्यूशन होगा और मेरे को CH3OH मिल जाएगा, हाँ या ना? करेक्ट। मैंने उसमें HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ये न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी मैम। ठीक है। मैंने उसके अंदर कोई और न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, लेट्स से आई हैव एडेड SH माइनस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3SH मिल जाएगा। तो बस Br को आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने साइनाइड डाल दिया CN, तो मैंने साइनाइड के लिए क्या डाल दिया, NaCN डाल दिया। तो जब मैं NaCN डालती हूँ तो बेटा मुझे मिलता है CH3CN, बट वहीं पे जब मैं AgCN डालती हूँ तो मुझे मिलता है CH3NC, मतलब आइसोसाइनाइड मिलता है मुझे, साइनाइड। ठीक है। सिमिलरली मैंने NaNO2 डाला तो मुझे मिला CH3ONO नाइट्राइट, और जब मैंने AgNO2 डाला तो मुझे मिला CH3NO2 नाइट्रोमीथेन। दिस इज द नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रो। सो वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग दीज। इनके बारे में हमें देखना है कि यहाँ ऐसे क्यों मिल रहा है। फर्दर और भी मैं बहुत रिएक्शंस करा सकती हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर कोई CH3O माइनस डाला तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा और ईथेन वो ईथर मिल जाएगा। दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मैंने इसमें NaI एसीटोन डाला तो क्या बन जाएगा, फिंकरस्टीन रिएक्शन हो जाएगा, CH3I मिल जाएगा, राइट?
तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे तरीके के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। अभी ये सारे सब्स्टिट्यूशन कहाँ से हो रहे होंगे? स्ट्रिक्टली SN2 से हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो अल्काइल हैलाइड है वो SN1 जा नहीं सकता है ना, बिकॉज दिस इज अ वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, सो दिस हैज टू गो वाया SN2। तो ये सारे रिएक्शन किससे हो जाएंगे? SN2 से हो जाएंगे। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. अब समझने की बात है कि ये सारे केसेस में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जब मैं साइनाइड यूज कर रही हूँ तो साइनाइड का केस क्या है? साइनाइड बेसिकली एक तरीके का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेटा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइट्स होती हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही अटैक कर सकती है। तो 2 साइड डोनर कौन सी? एक कार्बन वाली साइड है और नाइट्रोजन के ऊपर अगर लोन पेयर है तो नाइट्रोजन वाली साइड भी हो गई। हाँ या ना? सो वी हैव 2 डोनर साइट्स, बट एक टाइम पे एक अटैक करेगी। जैसे मैंने NaCN लिया तो कार्बन अटैक कर रही है, जबकि AgCN ले रही हूँ तो नाइट्रोजन अटैक कर रही है, राइट? सिमिलरली अगर मैं NO2 माइनस की बात करूँ तो NO2 माइनस ये होता है बेटा, इसमें भी आप देख सकते हो 2 डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन वाली एक O वाली, ठीक है? एक साइड O अटैक कर रही है, एक साइड नाइट्रोजन अटैक कर रही है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो बट एक ही टाइम पे एक अटैक करे। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस केस ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया? अगली स्लाइड पे चले। मैम इसकी तो कोई हेडिंग नहीं देनी ना हमें। डाल लो केस ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है मैम। चलिए, तो अब क्या होता है बेसिकली, जैसे आप NaCN यूज कर रहे हैं तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आपने अल्कली मेटल यूज करा है। मतलब दिस इज अल्कली मेटल क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। और अगर Yes, ये ma'am. आयनिक कंपाउंड है इसका मतलब यहाँ Na+ और साइनाइड अलग अलग हो गया है ना। और साइनाइड जब अलग हो जाएगा तो साइनाइड पे 2 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज वाली साइड है और लोन पेयर वाली साइड है। तो नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन लोन पेयर। हाँ या ना? यस मैम। अब इससे ना क्योंकि वो ज्यादा लबाइल होता है। हाँ, तो इसका मतलब जब ये आयनिक है और साइनाइड अलग हो चुका है, साइनाइड में कौन सी साइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? ये वाली साइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो जब आप NaCN यूज करोगे RX पे तो कौन सी साइड पहले अटैक करेगी? कार्बन वाली। कार्बन वाली। तो आपको क्या मिलेगा? RCN मिलेगा। हाँ या ना? बट वहीं पे अगर मैं AgCN यूज करूँ तो क्या है? AgCN हमारा क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है, और अगर वो कोवलेंट है इसका मतलब सिल्वर और साइनाइड के बीच में तो एक कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिल्वर तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक ही साइड फ्री बची ना, कौन सी? नाइट्रोजन वाली। तो जब नाइट्रोजन वाली फ्री है तो सिर्फ कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन वाली साइड अटैक करेगी। हाँ या ना? और आपको क्या मिलेगा फिर? RNC मिलेगा। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. नोट कर लिया? अगली स्लाइड पे चले। हम एक Yes, नंबर। ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Now, what was happening when I'm using NaNO2? Again NaNO2 क्या हो जाएगा बेटा? आयनिक। अगर ये आयनिक हो जाएगा तो Na+ और NO2- अलग अलग हो जाएंगे। NO2- की बात करें तो बेटा NO2- क्या होगा? NO2- तो ये होगा ना जिसपे नेगेटिव चार्ज किस पर होगा? O पर होगा। हाँ या ना? तो मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? O वाली साइड होगी ना। तो अगर मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया और उस पे NO2- का अटैक कराया, मतलब NaNO2 का अटैक कराया, तो बेसिकली O अटैक करेगा और आपको मिलेगा RONO। क्लियर? और वैसे ही Yes, ma'am. अगर मैंने यहाँ पे AgNO2 यूज कर लिया तो क्या होगा? AgNO2 क्या है भैया? कोवलेंट है। तो
AgNO2 में ऑलरेडी Ag का O के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो कौन फ्री है? ओनली नाइट्रोजन इज फ्री। तो नाइट्रोजन फ्री है तो नाइट्रोजन लगेगा, तो इसलिए जब आपने RX लिया और उसके अंदर RX लिया, हाँ, और इसके अंदर AgNO2 डाला, तो आपको क्या मिलेगा? RNO2। बोलो हाँ या ना। क्लियर? हाँ जी, चले आगे। Yes, ma'am. सो ये हो गया हमारा केस ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बेसिकली एक तरीके का फ्लोरिनेशन रिएक्शन है। तो याद है आपको मैंने बताया था आयोडिनेशन कराने के लिए ऑलवेज Na-एसीटोन या फिंकलस्टीन रिएक्शन इस्तेमाल करो, क्योंकि आयोडिनेशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एंडोथर्मिक होता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले Br या Cl लगा लो, फिर Na-एसीटोन से लगा के क्या लगा दो? आयोडीन लगा दो। हाँ या ना? यस मैम। अब दूसरा है, अगर आपको फ्लोरीन लगाना है तो आप क्या करोगे? फ्लोरिनेशन कराओगे यूजिंग स्वार्ट्स रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरिनेशन हाईली एक्सप्लोसिव होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ देता है अगर आप फ्लोरीन डायरेक्टली डालें तो। फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव, is highly exothermic and explosive. It leads to the cleavage of CC bond. CC bond का रप्चर हो जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते। सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट प्रेफर्ड। सो इसके लिए हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो रिएजेंट होता है वो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होता है, तो वी यूज इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। जैसे कि आप आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड यूज कर लो, आप SbF3 यूज कर लो, आप AgF यूज कर लो, आप SbF, ये तो यूज कर लिया हमने, SbF3 यूज कर लिया, और आप Hg2F2 यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी इनमें से कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जो है आप यूज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको एक अल्काइल हैलाइड लेना है, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, और उसके अंदर इनसे ट्रीट करना है। Cl वुड बी रिप्लेस्ड बाय डायरेक्टली F, और ये इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स बनके निकल जाएंगे। बात समझ आई? हाँ या ना? मैम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कोई भी ले सकते हैं या इनमें से ही लेना है? इनमें से कोई भी, हाँ। और भी मतलब कोबाल्ट, ये कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड भी ले सकते हो, ये भी बहुत कॉमन है। तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डाला गया, तो वो आपका फ्लोरिनेशन कराएगा। ठीक है, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड तो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेशन कराता है कि बेंजीन का भी फ्लोरिनेशन करा देता है। ये कॉज फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। वालशीमिन के जैसे क्लोरोबेंजीन बनाता था। नहीं, फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब ये है कि यहाँ पे बेंजीन के डबल बॉन्ड टूट के सारी जगह फ्लोरीन लग जाते हैं। ओके। 6 फ्लोरीन। हाँ, 6 फ्लोरीन। और जैसे हमारा गैमेक्सीन बनता था, वैसे यहाँ पे फ्लोरिनेशन होके हाँ, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए आप ये यूज कर सकते हो। हाँ जी। गैमेक्सीन में क्या डालते थे हम लोग? किसमें? गामा एक्सेन में गैमेक्सीन, क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक्सटेंसिव। अच्छा, क्योंकि बेंजीन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करता ना, लेकिन वो वगैरह से लाइट डालोगे तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा सारे बॉन्ड्स में और गामा एक्सेन बन जाएगा। ठीक है मैम।
चलिए अच्छा ये हो गया। अब जैसे एक याद है आप लोगों को टेफ्लॉन, मतलब पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, उसका यस मैम। मोनोमर यूनिट होता है, CF2 तो उसको भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। इट्स अ मोनोमर यूनिट ऑफ, मतलब मोनोमर यूनिट इसका होता है फ्लोरीन वाला, CF2 इसका मोनोमर यूनिट होता है। तो उसको भी हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ना अगर एग्जामिनर को कुछ मुश्किल करना है तो वो क्या करेगा, 2-3 चैप्टर को रिलेट करेगा ना, तो ऐसे कर सकता है। वो क्लोरोफॉर्म लेगा, क्लोरोफॉर्म के अंदर वो क्या करेगा, सबसे पहले फ्लोरिनेशन कराएगा, तो SbF3 डाल के HF की प्रेजेंस में फ्लोरिनेशन कराता है। बट यहाँ पे हम लोग पहले डाई फ्लोरिनेशन कराते हैं, ट्राई नहीं कराते। तो डाई फ्लोरिनेशन मतलब 3 में से 2 फ्लोरीन बन जाएंगे और एक Cl ही रहेगा, ठीक है। फिर हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं ऐसे, तो हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो CF2 का एल्कीन बन जाता है। और ये जैसे ही एल्कीन बनता है, इसको अब आप क्या करा सकते हो, पॉलीमराइज करा सकते हो, और पॉलीमराइज कराते ही ये क्या बना देगा, CF2 वाला टेफ्लॉन। सो टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर जिसको आप क्लोरोफॉर्म से इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के थ्रू डाईफ्लोरिनेशन करा के हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, समवॉट अराउंड 1000 केल्विन, 1000 से थोड़ा ज़्यादा केल्विन पे। तो वो क्या करता है, या 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं HCl बगल बगल में निकाल देते हैं और डबल बॉन्ड बन जाता है, टेफ्लॉन बन जाता है पॉलीमराइज करके। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो एग्जामिनर जनरली पूछ लेता है। हम सिर्फ हीट की वजह से Cl निकल गया और जो SbF3 उसने फ्लोरीन दिया। और नहीं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में HCl निकाले हैं, CF2 जुड़ गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है मैम। चलें आगे। यस मैम। अच्छा आप में से ये कौन है ये, मतलब हर्षिल के अलावा और किस किस को पता है गामा एक्सेन क्या होता है, और कोई चाहता है जो मैं बताऊं जिसको नहीं पता? पता है। पता है सबको? पता। यस होता मैम। है, पक्का? क्या होता है? यस मुझे मैम। नहीं पता। नहीं। लिंडेन C6H6Cl6 इंसेक्टिसाइड के जैसे यूज होता है। क्या क्या क्या? कुछ नहीं, मैं बता देती हूँ, सुन लो। अच्छा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करा रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए एक साइड में। सबसे पहले काम करते हैं, आप लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन जानते हैं, हाँ या ना? यस मैम। अगर मैंने बेंजीन लिया और उसमें मैंने Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में डाला तो मोनोक्लोरिनेशन होगा सबसे पहले, एक Cl लग जाएगा, हाँ या ना? मैंने इसके ऊपर फिर से क्लोरिनेशन कराया तो क्या होगा? आप लोग जानते हैं Cl क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा बन सकता है, हाँ या ना? तो वी कैन हैव ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये बन सकता है, हाँ या ना? अच्छा अब इसमें मैंने दोबारा से करा दिया Cl2 AlCl3 या FeCl3, तो क्या होगा, ट्राइक्लोरिनेशन होगा। अब ये वाला जो Cl है ये ऑर्थो और पैरा, तो इसका ऑर्थो या इसका पैरा, और इसमें सिर्फ एक ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक्ड है। तो मतलब मेरे को क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ज़रा देखो। एक पॉसिबल प्रोडक्ट पैरा वाले का अगर मैं ट्राइक्लोरिनेशन कराऊंगी तो सिर्फ यही पॉसिबल प्रोडक्ट है, हाँ या ना? पैरा वाले की बात कर रही हूँ, पैरा से ही बन सकता है क्योंकि इन सब दोनों का सिर्फ एक ऑर्थो ही तो खुला है, तो ऑर्थो पर ही होगा, हाँ या ना? समझे नहीं समझे? नहीं समझा। ये देखो, ये पैरा वाला आपका डाइक्लोरो है, इसका जब तू क्लोरिनेशन कराएगा तो क्या होगा, इसका ऑर्थो पे लगेगा, इसका पैरा तो ब्लॉक्ड है, या फिर इसके ऑर्थो पे लगेगा, तो जिसका भी ऑर्थो पे लगेगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा ना। ओके मैम। मतलब हम कोई भी एक क्लोरीन ग्रुप हमने पिक कर लिया और उसके ऑर्थो पे लगा दिया हमने। क्लोरीन ग्रुप क्लिक कर लिया, हाँ मतलब- हाँ हाँ मतलब यस, क्योंकि दोनों से कोई भी सेम एक मिल रहा है ना, pick करके। इसलिए मैंने एक हाँ। पिक करा, क्योंकि दोनों से सेम मिल रहा है मुझे, है ना?
मतलब जो चार जगह है मैम, वो इक्वली पॉसिबल है वहां पे बनना। हाँ 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 हाँ। ठीक है मैम। अच्छा, अब लेकिन अगर मैं ऑर्थो का देखूंगी तो आप देखोगे दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और क्यों, एक हो सकता है यहाँ लग जाए, ऐसे ऐसे मिल जाए, या हो सकता है इसके पैरा पे लग जाए, तो इसके पैरा पे लगेगा तो यही मिलेगा, या फिर इसके पैरा पे लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। नहीं समझ रहे? हम तो भी सेम ही मिलेगा ना। हाँ, तो वो सेम मिल जाएगा तो उसको ऑपोजिट हो जाएगा, तो सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी हो गई, हाँ या ना? यस मैम। अब इसका यस मैंने मैम। एक और बार क्लोरीनेशन करा दिया, मतलब मैं जब तक सारी पोजीशन नहीं भर जाती मैं तब तक क्लोरीनेशन ही कराई जा रही हूँ, फिर से करा दिया। तो अब आप देखो, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो इसका पैरा ब्लॉक्ड है, इसका ऑर्थो वाला ओपन है, और इसका भी ऑर्थो ओपन है, ठीक है, और इसका भी ओपन है। इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी एक एक करके, सारे सीएल लग सकते हैं, हाँ या ना? मैम मतलब वन स्टेप में ही सारी जगह नहीं, सीए मैंने लग सारी जाएंगे। पॉसिबिलिटीज एक साथ कर ली। इससे करोगे एक अच्छा। और बार तो सीएल लगेगा, फिर एक और बार करोगे तो यहाँ लगेगा, फिर एक और बार करोगे तो यहाँ लगेगा, तो मैंने यहीं पे 3 बार कर दिए, ठीक है मैम। ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये क्या है, दिस इज व्हाट इज गामा हेक्सेन। इसको बोला जाता है हेक्सा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एक तरीका तो से ये है, आप एक्सेस में Cl2 डालो तो बार बार ये बनेगा। एक और तरीका भी है, और वो तरीका क्या है कि आप इसमें सीधा HNu डालो, कैटलिस्ट डालो और डार्क एक्सेस में एक ही बार डाल दो एक्सेस में, तो आपको बार बार स्टेप करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार डाल दो, पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक। अब अगर मैंने बेंजीन लिया और इसमें Cl2HNu डाला तो क्या होगा? तो बेंजीन में जैसे अभी मैं बता रही थी Cl2HNu डालते हो तो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हालांकि फ्री रेडिकल रिएक्शन तो हो नहीं सकती, बट लाइट के प्रेजेंस में यहाँ होमोलिटी क्लीवेज हो जाएगा हर पाई बॉन्ड पे, और हर जगह क्या लग जाएगा फिर Cl और वो ये बन जाएगा फिर। हम CF3 वाले केस में जब फ्लोरीन लगेगा तो बेंजीन तो इंटैक्ट रहेगा, बस फ्लोरीन कौन हर से जगह लग वाले जाएगा। केस में? कोबाल्ट फ्लोराइड वाला। हाँ, तो ये मतलब बेंजीन इंटैक्ट नहीं रहेगा, बेंजीन टूट जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, बस ये Cl की जगह फ्लोरीन लग जाएगा। मतलब वो डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे बेंजीन के। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम। ये बनता है, इसका नाम क्या होता है, दिस इज BHC। मैम ये नहीं, मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। गड़बड़ गड़बड़ हाँ है हाँ, मैम ये। नहीं ये वो BHC होता है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं होता, ये होता है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। हाँ, दो अलग अलग चीजें हैं। मैम मैम गामा ऊपर वाले को, हाँ ऊपर वाले को गामा एक्सिन बोलेंगे, नीचे वाले को नहीं, बोलेंगे। ऊपर वाला गामा हेक्सेन है, ये और BHC मैम गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये मैम इंसेक्टिसाइड है। गैमेक्सिन किसको कहते थे? हाँ जी, गैमेक्सिन किसको कहते थे? गैमेक्सिन। गामा एक्जीन ये है, गामा हेक्सेन ये है, नहीं समझे? नहीं मैम एक्चुअली हम कहते थे ना कि गैमेक्सिन गैमेक्सिन, तो गैमेक्सिन गामा एक्सिन एक ही बात है। हाँ, गामा हेक्सेन देखो दो चीजें, मैं दोबारा से समझाती हूँ, एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले नोट करो। ठीक है मैम। ठीक है मैम। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है, ये वाला बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, दिस इज गामा हेक्सीन, ई आता है यहाँ पे ना, अरे इसका स्पेलिंग गैमाजीन, ZANE, दिस इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दिस इज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, whatever you call।
और ये जो है ना, ये गामा एक्सिन नहीं है, गलती से बोल दे, ये नहीं है, ये ही है गामा एक्सिन। ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है और इसको बोला जाता है पर क्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है, इसे पर क्लोरोबेंजीन। गामा एक्सिन ये है, इसको प्लीज करेक्ट कर लो। और ये एक फंगीसाइड है। और इसको लिंडेन भी बोला जाता है। और 666 भी बोला जाता है। यहाँ तक नोट करा। एक बात बताऊं, यस मैम। ये जो आपका BHC है ना, इसके ये है क्या, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ClCl लगा हुआ है। और आप लोग जानते हैं साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसके बहुत सारे आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जिनको बोला जाता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। अब कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जैसे एक एग्जिस्ट करेगा कि आपने इसके ले लिए सारे के सारे इक्वेटोरियल वाले, कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया आइसोमर। एक आइसोमर ये हो गया कि इसके आपने 3 एक्सियल ले लिए, 3 इक्वेटोरियल ले लिए, समझ रहे हैं सारे। 2 एक्सियल ले लिए, 4 इक्वेटोरियल ले लिए, ठीक है। एक एक्सियल ले लिया, बाकी सारे इक्वेटोरियल ले लिए। ऑल एक्सियल वाला बहुत अनस्टेबल होगा तो वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, 1 एक्सियल, 2 एक्सियल, 3 एक्सियल, 4 एक्सियल, 5 एक्सियल भी अनस्टेबल होते हैं, और 6 एक्सियल तो भूल ही जाओ। तो मेजर स्टेबल आइसोमर्स इसके ये होते हैं, जिसमें या तो मैक्सिमम 3 एक्सियल रखो या सारे इक्वेटोरियल रखो। बाकी भी बन सकते हैं, बट दे ऑल विल बी अनस्टेबल। और इसका तो स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं, वो भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी फिर बोट शेप में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, बोट नहीं, चेयर, ऐसे, चेयर मतलब। हाँ ऐसे। ठीक है, चलें आगे। यस मैम। चलिए नेक्स्ट, बोराडीन हंसटिकर। ये बड़ा अच्छा रिएक्शन है। इसमें हम लोग यूज करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसे ट्रीट करते हैं ब्रोमीन या क्लोरीन किसी के भी साथ, और हमें मिलता है RBr प्लस। अगर आप Cl2 यूज करेंगे तो RCl मिलेगा, CO2 निकल जाता है गैस, साथ में AgBr या AgCl जो भी आपने यूज करा उस हिसाब से आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं कि अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट है और एक प्रोडक्ट कौन है, गैस है, एंड रिएक्शन इज फोर्स्ड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, आपने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्ट करेगा Br2 के साथ, Br O माइनस इस Br पे अटैक करेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O Br प्लस AgBr का प्रेसिपिटेट मिल गया मुझे, हाँ या ना। फिर उसके बाद RC डबल बॉन्ड O Br,
के अंदर होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ये बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल प्लस बी आर रेडिकल। एक बार ये रेडिकल जनरेट हो गया तो ये फर्दर मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या करेगा, रेडिकल क्लीवेज। तो आर रेडिकल प्लस CO2 गैस यहाँ से निकल गया। अब ये जो आर रेडिकल है ये जुड़ेगा बी आर रेडिकल के साथ और क्या दे देगा, आर बी आर। हम पहले स्टेप में हेटेरोलिटिकली बॉन्ड बॉन्ड टूट ब्रेक रहे हैं, उसके किया है, बाद फिर हाँ। उसके बाद ये उसके ओ बी बाद आर बॉन्ड के होमोलिटिकली अंदर करना है। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। हाँ जी मैम। फिर ओ बी आर बॉन्ड के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। फिर आर सी ओ बॉन्ड के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। फिर आर और बी आर रेडिकल आपस में जुड़ के आर बी आर बना हाँ, दिया। अब मैम RBR विल नॉट बी द ओनली मेजर प्रोडक्ट है फिर। मेजर प्रोडक्ट इन द सेंस CO2 और AgBr भी तो बन रहा है। नहीं, आपने जैसे बोला था ना कि फ्री अच्छा रेडिकल वो जैसे तो ही बनेगा वैसे। हाँ वो तो डिपेंड करता है। अगर आपने आर, अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, अगर आपने R3 डिग्री ले लिया तो अल्कीन भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। यस ऑफ कोर्स RBR विल नॉट बी द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक मैम नोट कर एक लिया चीज और, सबने, हाँ। मैम जैसे RCOBR वाला जो बॉन्ड है, तो ब्रोमीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल होता है कि वो होमोलिटिकली टूट जाए। मतलब नेग्लिजिबल तो नहीं होता, बट होमोलिटिकली टूट सकता है वो बॉन्ड, क्योंकि वो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। तो भाई अगर बहुत एक पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होता, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाती। और हेट्रोलिटिक यहाँ पे होनी डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ना Br प्लस रखना चाहेगा ना O प्लस रखना चाहेगा, इसलिए दोनों रेडिकल बना लेंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप यूज तो ये भी कर सकते हो, सिल्वर सॉल्ट के साथ आप Cl2 भी यूज कर सकते हो और आपको मिल जाएगा RCl, CO2 और AgCl। लेकिन हमेशा यील्ड RBr की ज्यादा आती है RCl से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि OBr बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है कंपैरेटिवली OCl बॉन्ड तोड़ने से। तो OBr बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। क्यों? क्योंकि साइज का डिफरेंस है ना। हाँ या ना? देन OCl में साइज का डिफरेंस कम है, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी से टूटेगा? सबसे आसानी से कौन टूटेगा? OBr टूटेगा, तो यील्ड ज्यादा आ जाएगी। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि आपका AgBr जो है वो ज्यादा इनसॉल्युबल होता है, इज मोर इनसॉल्युबल देन AgCl। और जितना ज्यादा इनसॉल्युबल होगा उतना ली चार्टली प्रिंसिपल से रिएक्शन आगे जाएगा। सो दो रीजन है। हालांकि आप यूज RCl के लिए भी कर सकते हो, लेकिन यील्ड हमेशा किसकी ज्यादा आएगी? RBr की ज्यादा आएगी कंपेयर टू RCl। यहां तक बात समझ आई? मैम हाँ जी। AgBr मोर इनसॉल्युबल है, मतलब वो रिएक्शन में रहेगा। नहीं, इनसॉल्युबल है ना, प्रेसिपिटेट ज्यादा अच्छा बनाएगा, ज्यादा अमाउंट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन तो यूज नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है, बट आयोडीन क्यों नहीं यूज कर सकते? वी डोंट यूज आयोडीन जनरली। क्यों? क्योंकि अगर मैं आयोडीन यूज कर लेती हूँ, लेट्स से मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, यहाँ पे I2 यूज करा, तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि RI मिल जाता है मुझे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी,
आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, Ri मिलना चाहिए, CO2 प्लस AgCl। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि अगर इन केस हल्का सा भी RCO एक्सेस में हो गया तो हमें पता है कि I माइनस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये वापस इस पे अटैक करेगा और हमें एस्टर दे देगा। सो Ri, अगर आप आयोडीन यूज कर लेते हो तो आपको Ri ना मिलके क्या मिल जाता है, जनरली एस्टर। लेकिन ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि हमेशा एस्टर मिलेगा। इट्स लाइक अगर ये थोड़ा सा भी एक्सेस में हो गया, मतलब एग्जैक्टली 1 इक्विवेलेंट होंगे तो Ri ठीक है, बट कभी कभी एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाता है, आपने 1.01 इक्विवेलेंट भी कर दिया तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। तो एस्टर फॉर्मेशन यहाँ हो सकती है Ri के अलोंग। Ri का फॉर्मेशन कराना इसलिए इस रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें Ri बन सकता है, इसे बोला जाता है सिमोनी रिएक्शन। सो क्योंकि यहाँ पे वो मतलब सिमोनी रिएक्शन हो जाता है और एस्टर मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं या तो ब्रोमीन या तो क्लोरीन। वी डोंट ट्राई टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड यूजिंग दिस मेथड। ये बात सबको समझ आई? पूरा नाम बीरमॉन सिमिलरली हाँ रिएक्शन वही है वाली ना? है, यस। चलें आगे। मैम एज पर क्वेश्चन अगर आ जाते ये एग्जामिनेशन में, तो फिर हम आंसर एस्टर ही देंगे ना इसका, या हम आयोडाइड फॉर्म कर सकते हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन में ये स्ट्रिक्टली 1:1 लिखा है तो तुम Ri बनाओगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो Ri और एस्टर दोनों बना सकते हो, ठीक है। और हल्का सा भी ये 1 से ज्यादा है, लेट्स से 1.01 इक्विवेलेंट भी है, तो भी आपका मेजर प्रोडक्ट फिर एस्टर हो जाएगा। हाँ मैम, मतलब सिर्फ एक प्लेन रिएक्शन दे रखी कि ये रिएक्शन है तो आप दोनों किसी प्रोडक्ट स्टेप में। बनाओगे, Ri और एस्टर, अच्छा, ओके मैम। ठीक है। फ्लोरिनेशन तो ऑफ कोर्स आपको पता है नहीं कराते, तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विद दीज ऑप्शंस ओनली। या तो क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन या तो ब्रोमीन। आयोडीन कराओ तो रिएक्शन में स्ट्रिक्टली 1:1 इक्विवेलेंट, नहीं तो सिमोनी रिएक्शन हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग एस्टर एज द मेजर प्रोडक्ट। चले आगे। यस मैम। अब एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर आप RCO माइनस AgBr के साथ Br2 का रिएक्शन करा रहे हैं, आपको मिलता है RBr। ये तभी पॉसिबल है जब आपका R जो है वो 3 डिग्री ना हो, शुड नॉट बी अ 3 डिग्री ग्रुप। क्योंकि अगर आपका R 3 डिग्री ग्रुप हो गया तो एलिमिनेशन फेवर्ड हो जाती है। कैसे? लेट्स से आपके पास ये वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। आपने कहा भाई हम इसे Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमें मिलना चाहिए ये Br, हमें ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले कौन सा रेडिकल मिलेगा, एक 3 डिग्री रेडिकल मिलेगा, है या ना। और ये 3 डिग्री रेडिकल इंटरनली होमोलिटिक क्लीवेज करा लेगा इंस्टेड कि वो उससे जाके रिएक्ट करे, और हमें क्या दे देगा, दिस एज द मेजर प्रोडक्ट। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एल्काइल ब्रोमाइड वी विल बी गेटिंग एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसलिए आप R को अगर आप 3 डिग्री ले लोगे, आप एल्कीन के फॉर्मेशन को रोक ही नहीं पाओगे, रिएक्शन एल्कीन बना देगा। बात समझ आई? तो जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैंने इसमें डाल दिया लेट्स से Br2, और मैं करा रही हूँ भाई रिएक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, मैं सोच रही हूँ मुझे मिलेगा Br मतलब RBr, नो, मेरा ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल यहाँ से क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज क्या बना देगा, एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। सो R को कभी भी 3 डिग्री मत यूज करिए। ये बात समझ आई? चलें आगे। नोटेड। एक मिनट।
हाँ जी मैम। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन है लेट्स से आपके पास, द लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव विल बी फॉर्म्ड इन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। क्या? सी वाला होगा। डी। डी, अच्छा। और तू क्या, हर्षल क्या कह रहा है? सी। सी वाला। अच्छा, और कोई? हम सी वाला, क्योंकि एक स्टेबल फ्री रेडिकल नहीं बनाएगा ना। नहीं बनाएगा तो फिर और क्या पॉसिबिलिटी भाई, रिएक्शन तो रेडिकल फॉर्मेशन से जाएगी, है ना, रिएक्शन तो होगी, तो एल्कीन बन सकता नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या बेंजाइन बना देगा क्या? वो बेंजाइन भी नहीं बनेगा इसमें तो। नहीं समझे तुम, मेरी बात नहीं समझे। देखो, आपके पास आपसे पूछा है कि लीस्ट ब्रोमो डेरिवेटिव किस पे बनेगा, मतलब ब्रोमो डेरिवेटिव बनना चाहिए, रिएक्शन सारी होंगी, ये सारे रिएक्ट करेंगे, लेकिन किस में बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, जिसमें बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा उसमें ब्रोमो डेरिवेटिव कम बनेगा, हाँ या ना? हम उसकी स्टेबिलिटी की बेसिस पे नहीं देंगे फ्री रेडिकल की, क्योंकि वो तो आरडीएस में आते नहीं हैं। नहीं, उससे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा ना, पर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब थोड़ी है, मुझे तो देखना है कि जिसमें बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा उसमें ऑटोमेटिकली ब्रोमो डेरिवेटिव क्या बनेगा, लीस्ट बनेगा, हाँ या ना? ठीक है मैम। तो अब आप ये देखो Yes, कि ma'am. सबसे ज्यादा स्टेबल ब्रोमो डेरिवेटिव किस में बन सकता है, सबसे ज्यादा स्टेबल ब्रोमो डेरिवेटिव इसमें बनेगा, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल बाय प्रोडक्ट इसमें बनेगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने यहां से रेडिकल बनाया, ये दोनों साइड से रेडिकल बनेगा, हाँ या ना? क्या आप देख सकते हो ये ऐसे तुरंत रीअरेंज करके बेंजीन बना लेगा, रेडिकल तो अपने आप में ही बेंजीन बना लेगा, आगे क्यों लगेगा बीआर से, बेंजीन तो काफी एरोमेटिक है, यस मैम। समझे? तो इसमें ठीक है रेडिकल अनस्टेबल है, लेकिन रेडिकल के पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो वो बीआर से लग सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, अग्रीड। यहाँ पे क्या रेडिकल बनेगा, बट एल्कीन वगैरह फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट बन सकता है, एल्कीन भी मिल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन इतना कुछ नहीं है कि एल्कीन बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे भी ये 2 डिग्री है, मतलब सिंपल बीआर भी लगेगा, साथ से एल्कीन भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एल्कीन ही मिले और ब्रोमो डेरिवेटिव ना मिले, बट यहाँ तो ब्रोमो डेरिवेटिव होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका जैसे ही रेडिकल बनेगा ये रीअरेंज करके कंपाउंड बना देगा एरोमेटिक, अब रेडिकल है ही नहीं तो आगे बीआर किस पे लगेगा, बात समझ आई नहीं? हाँ जी मैम। मैम ए और बी में अल्कीन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एल्कीन फॉर्मेट यहाँ से हो सकता है, जैसे सपोज ये रेडिकल बना, इसने यहाँ से एच ले लिया, एल्कीन बना दिया, अच्छा वाला इंटरनली रिएक्शन कर दिया हाँ उसने। इंटरनल वो करके फ्री रेडिकल रीअरेंज ठीक है मैम, करके। ठीक है। चले आगे। डन।
हो गया, चले आगे। Yes, ma'am. चलिए लेट्स टॉक अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाउ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ टाइप ऑफ अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, से रेयरली कोई रिएक्शंस या एबीसीडी वाले क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें वो ग्रिग्नार्ड ना यूज़ करे। वो जनरली ग्रिग्नार्ड को घुसा ही देते हैं कहीं ना कहीं ना, तो ग्रिग्नार्ड को अच्छे से समझेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है। बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपके पास है अल्काइल लिथियम RLI, आपके पास है अल्काइल सोडियम RNA, आपके पास है ग्रिग्नार्ड RMGX, आपके पास है फ्रैंकलैंड R2 जिंक, आपके पास है डाइल्काइल कैडमियम R2CD, आपके पास है गिलमैन R2CuLi। क्या क्या है ये? दिस इज अल्काइल लिथियम, अल्काइल सोडियम, then we have Grignard, this is Frankland, dialkyl cadmium, इसको बोला जाता है डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ऑल्सो नोन एज गिलमैन। हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? ग्रिग्नार्ड की। लेकिन जनरली आप आगे भी पढ़ेंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस मैंने कराया अभी तुम्हें? कर लिया था, उसमें हमने डाइल्काइल डाइल्काइल लिथियम क्यूपरेट कर लिया ना। हाँ निर्माण कराया। हाँ, तो अब हम लोगों को मेनली जो चीजें समझनी है ना, वो ये समझनी है, जैसे ये वाले जो दो हैं, आप अल्काइल लिथियम की बात करें या अल्काइल सोडियम की बात करें, ये दोनों ऐसे वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो कि मोस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये वाले दो ऐसे हैं जो मॉडरेट रिएक्टिविटी रखते हैं, और ये वाले ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर रिएक्टिविटी में फर्क जो होता है ना, वो इनके प्रोडक्ट में नजर आता है। हम आगे जाके करेंगे, आपको समझ आएगा कि इनके अंदर इनकी रिएक्टिविटी दो वजहों से है। क्या कि कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है भाई? मेटल के साथ है। ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो कार्बन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बियरर होगा। कार्बन विल बी कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना? इन सब की रिएक्टिविटी इसी चीज के ऊपर देखी जाती है कि इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आर के ऊपर कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। इनका नेगेटिव चार्ज इन टर्न किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेटल कौन सा है, क्योंकि मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज्यादा ही कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये जो है इनकी रिएक्टिविटी, ये मॉडरेट, ये मैंने क्यों बताई, ऐसे क्यों है? बिकॉज हमें पता है अल्कलाइन अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए उनके दोनों वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गए। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला आ गया, जिंक आ गया, और कैडमियम और कॉपर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, तो उनके आर पे कम नेगेटिव चार्ज होगा। कम नेगेटिव चार्ज होगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? लीस्ट रिएक्टिव बन जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अभी फिलहाल अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड के ऊपर फोकस रहें, तो ग्रिग्नार्ड क्या है हमारा? ग्रिग्नार्ड है RMGX। ये कैसे बनता है? तो अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है और आपने उसके अंदर मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, बहुत ही ड्राई कंडीशंस में रिएक्शन होगी, तो आप ड्राई ईथर यूज करेंगे, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप डालेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीशियम विल गेट इंसर्टेड बिटवीन RX, मतलब RMGX बन जाएगा। बट ये रिएक्शन कैसे हुआ? हाउ इज मैग्नीशियम गेटिंग इंसर्टेड बिटवीन दिस टू बॉन्ड्स? सो बेसिकली क्या होता है, आपका जो RX बॉन्ड है उसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो R का रेडिकल बनेगा, X का रेडिकल बनेगा। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब लोग जानते हैं, है ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाले हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका R के साथ जुड़ेगा,
एक इलेक्ट्रॉन इसका हैलोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये अल्टीमेटली R और हैलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट RMgx। ये बात सबको समझ आई? जी मैम। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मेरे पास लेट्स से अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल फ्लोराइड है। मैं इसमें से बोल रही हूँ कि भाई फास्टेस्ट ग्रिग्नार्ड कौन बनाएगा, ग्रिग्नार्ड का फास्टेस्ट फॉर्मेशन कौन देगा, बनाएंगे RMgx सारे। चलो तो सबसे तेजी से कौन बनाएगा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि इस बेसिस पे कि एक्स रेडिकल किसका स्टेबल है, या फिर क्योंकि R तो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, R है, मतलब मुझे इनमें क्या देखना पड़ेगा, कौन सबसे पहले रेडिकल बना देगा, है ना। तो ऑब्वियसली I रेडिकल स्टेबल होगा Br रेडिकल से, Br रेडिकल स्टेबल होता है Cl रेडिकल से, Cl रेडिकल स्टेबल होता है F रेडिकल से। और ऑब्वियसली I का साइज बड़ा है तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज करानी क्या बहुत आसान है। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड किस में बनेगा, RI में, फिर RBr में, फिर RCl में और फिर RF में। ये बात कितनों को समझ आई है? Yes, ma'am. हम ऐसे नहीं देख सकते कि जब लोन मतलब जब बनना चाहिए फ्री रेडिकल तो फ्लोरीन क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाईली, तो वो सबसे पहले अपना ये लेगा रेडिकल। तो और भी तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, डाउन द ग्रुप साइज मैटर्स। ये मैंने शायद बताया था कभी, डाउन द ग्रुप साइज देख के लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं ना, तो इसलिए साइज पैरामीटर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है मैम। अब जैसे सपोज मैंने ये अल्काइल ब्रोमाइड लिया CH3HETBr, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया मैग्नीशियम। मैं आपसे पूछ रही हूँ ग्रिग्नार्ड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम ईथर होगा तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड बनेगा। बट आपको पता है ना ग्रिग्नार्ड कैसे बन रहा है, रेडिकल फॉर्मेशन से बन रहा है, हाँ या ना? यस मैम। और ये रेडिकल sp2 हो सकता है, यस मैम। और अगर ये sp2 हुआ तो अब जो वो आ रहा है मैग्नीशियम का रेडिकल आ रहा है, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो जो तुम्हें ग्रिग्नार्ड मिलेगा वो दोनों जगह मिल सकता है। यू कैन हैव MgBr इंसर्टेड हेयर और ऑन द अदर साइड, मतलब इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ, दैट मीन्स यू हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टू मिरर इमेजेस, मतलब यू विल बी गेटिंग द क्लियर। और वहीं पे जैसे अगर सपोज एक मैंने ये ले लिया और इसके ऊपर एक कायरल सेंटर पहले से ही डिफाइन कर दिया मैंने CH3 का, और Br मैंने यहाँ लगाया है, तो जब मैं मैग्नीशियम ईथर डालूंगी तो ग्रिग्नार्ड बनेगा Br वाली साइड, तो ग्रिग्नार्ड ऊपर और नीचे दोनों साइड बन सकता है ना, क्योंकि रेडिकल तो प्लेनर होता है। तो मेरे पास ईदर आई कैन हैव MgBr दिस वे और आई कैन हैव MgBr बिलो द प्लेन, हाँ या ना? बट ऑलरेडी एक कायरल सेंटर जो है पहले से ही बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, डाइस्टीरोमर्स। मैम कायरल सेंटर कौन सा, CH3 वाला? ये वाला, हाँ ये ठीक तो है। फिक्स्ड है ना। हाँ मैं फिक्स है तो डाइस्टीरोमर्स बन जाएंगे। चले आगे। कितने बच्चों को पता है कि हम लोग यहाँ पे नॉन पोलर मीडियम या ईथर क्यों यूज करते हैं? जैसे कि होमोलिटिक क्लीवेज होता है। नहीं, और कुछ? वो होता है एक्सप्लोसिव। हाँ, मतलब पानी डालोगे तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, लेकिन ईथर या फिर कोई और सॉल्वेंट ऐसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका ये ग्रिग्नार्ड बन गया RMgx, ग्रिग्नार्ड इज वेरी रिएक्टिव। अगर थोड़ा सा भी रिएक्शन में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो RMgx मॉइस्चर के पानी के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देगा। यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट करते, नॉन पोलर मीडियम कर दो, CCl4 कर दो, या फिर ऐसा कुछ कर दो। क्यों आपने ईथर डाला है? एक्चुअली ईथर इसलिए डालते हैं क्योंकि RMgx जो है ईथर के साथ या फिर THF के साथ, जो भी आप देख रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन वाले जो ग्रुप होते हैं ये वाले, ठीक है, या फिर कोई और आपने ऐसा वाला ग्रुप ले लिया ऐसा करके कुछ, इन सब के साथ जो है इनकी इसकी RMgx की जो है रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ये सारे ग्रुप क्या कर देते हैं, दे सॉल्वेट ग्रिग्नार्ड। तो RMgx मेरा ये है,
यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो आपका O वाला लिंकेज है वो O वाला बॉन्ड इधर आएगा और इसके साथ एक आयनिक इंट्रैक्शन बना लेगा, यहाँ से भी बना लेगा। तो बेसिकली ये इसे सॉल्वेट कर देते हैं और सॉल्वेट करके इसे क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसलिए वील ट्राई टू पुट ईथर और THF या ऐसे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ताकि वो उसे सॉल्वेट करके उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर सके, कम कर सके। सो सॉल्वेशन डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। अल्कोहल भी सॉल्वेट कर सकता है। अल्कोहल फिर पानी हो गया ना, उसके अंदर एसिडिक एच हो गया ना, तो मुझे एक ऐसा लेना है जिसके अंदर एसिडिक एच ना हो। अब एस्टर में तो नहीं होता। हाँ एस्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम। बट एस्टर में जो दूसरा वाला एच है ये एसिडिक हो सकता है, तो आपको ऐसा एस्टर यूज करना पड़ेगा जहाँ पे ये एच ना हो, क्योंकि ये वाला एच एसिडिक है ना, इक्वी एनर्जी रेजोनेंस मतलब समवॉट मैम ये HCOOR मिल सकता है। तो HCOOR ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, अब ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड है इस पे जैसे मैंने कहा RMGX है, इस पे डेल नेगेटिव है, इस पे डेल पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से दो तरीके से काम कर सकता है, ईदर इट कैन एक्ट एज अ बेस और इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड एक्टिंग एज अ बेस के लिए। नोट किया? मैम इससे दो पीछे वाली स्लाइड दिखा दो मैम एक बार। ये यस मैम। मैम हो गया। चलिए अब हेडिंग डालते हैं, ग्रिग्नार्ड एक्टिंग एज अ बेस। तो अगर आप CH3MgBr आपने ग्रिग्नार्ड ले लिया और आपने इसे किसी भी एसिडिक एच, कोई भी एक एसिडिक एच वाले कंपाउंड या फिर एसिड के साथ ट्रीट करा, HF के साथ, HBr के साथ, HCl के साथ, HI के साथ, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, एसिड के साथ, ठीक है, सल्फोनिक एसिड के साथ, कोई भी ऐसा ग्रुप जिस पे एसिडिक एच है, आप समझ पा रहे हैं इन सब पे एसिडिक एच है, H2S के साथ, थायो अल्कोहल के साथ, थायो एसिड के साथ, किसी के साथ भी जिसपे ये एसिडिक एच है, सारे एसिडिक एच को मैं सर्कल कर रही हूँ। यहाँ पे ये क्या काम करेगा, एज अ बेस। सबसे क्या ले लेगा, H प्लस लेती क्या बना देगा, मीथेन। मतलब ये जो R ग्रुप है ये H प्लस ले लेगा, बना देगा मीथेन प्लस, इन सब के साथ MgBr निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, जैसे पहली केस में हो जाएगा MgFbr, ठीक है, दूसरे केस में हो जाएगा MgBr2, तीसरे में हो जाएगा MgClBr, चौथे में हो जाएगा MgBr और I, इस केस में हो जाएगा MgBr के साथ एक OH, यहाँ हो जाएगा MgBr के साथ OR। मतलब जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो क्या चला जाएगा, MgBr के साथ चला जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। क्लियर? यस मैम। अगर आप कोई इसके साथ ट्रीट कर ले, जैसे आपने CH3MgBr लिया, ये सिर्फ इतना लिस्ट खत्म नहीं हुई, तो बहुत लंबी लिस्ट चलेगी। अगर आप कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी लेते हैं जैसे अमोनिया, तो अमोनिया का भी जो H है वो एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप RNH2 यूज कर लें, अगर आप R2NH यूज कर लें, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिडिक H प्रेजेंट है। आप अमाइड यूज करें, अमाइड का भी जो H है बेटा वो एसिडिक होगा, हाँ या ना, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ है। ठीक है, आप NHR कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, आप कोई और अल्काइल ग्रुप यूज़ कर लीजिए, आप अल्काइन यूज़ कर लीजिए। अल्काइन का ये वाला H भी क्या है, एसिडिक है, तो ये सारे एसिडिक H है, बस सर्कल लगा रही हूँ मैं। इनके साथ भी ये कैसे काम करेगा, एज अ बेस। HCN यूज़ कर लो, HCN का भी H क्या है, एसिडिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप नाइट्रो एल्केन अगर यूज़ कर लो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। नाइट्रो एल्केन का ये वाला H क्या होगा, एसिडिक। क्यों? क्योंकि H निकालते ही नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, हाँ या ना?
अब कोई एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ले लो, ये वाला देखो कितना बढ़िया, यहाँ पे जो दोनों एच क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो इनके साथ भी वो कैसे काम करने वाला है, एज अ बेस, और क्या बनेगा, मीथेन। बात समझ आई? अगर आप कोई क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, जैसे कि ये, इसके भी ये वाले H क्या कहलाएंगे, एसिडिक, क्योंकि ये H निकलते ही कंपाउंड क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। तो इसके साथ भी कैसे काम करेगा, ऐसा बेस। बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, आपने ले लिया ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr, साथ में डाल दिया ऐसा कुछ कंपाउंड। क्या आप देख रहे हैं ये एक्टिव मिथिलीन जैसा है, और इसके ये वाले H एसिडिक होंगे, इसमें भी क्या एक्ट करेगा, एज अ बेस, मीथेन बन जाएगा। क्लियर? चले आगे। यस मैम। अब इसको याद कर लो कि ओहो, अब ऐसे याद कर लेते हैं कि किन किन के साथ ये बेस के जैसे काम करेगा। तो आप इसे याद कर लो एज सोडियम सोडियम, इसको ऐसे कर लो, केस क्यों, मतलब, या फिर कुछ और बना लो अगर आपको अच्छा लगे तो, मतलब मैंने ऐसे बना रखा है। इसका मतलब क्या है, NNACONSQ। N का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, A का मतलब है एक्टिव मिथिलीन, C का मतलब है कार्बन, मतलब कार्बन वो जिसके साथ मतलब वो हो एसिडिक H हो। O का मतलब है ऑक्सीजन से जुड़े हुए H के साथ, ठीक है। N का मतलब हो गया यहाँ पे नाइट्रो एल्केन्स, S का मतलब है सल्फर, और Q का मतलब है क्वासी एरोमेटिक। तो इन सब के एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ। इन सब के साथ आपका ग्रिग्नार्ड जो है वो एक्ट करेगा एज अ बेस, और क्या बनाएगा, एल्कीन। समझ आ गई बात सबको, हाँ या ना? यस मैम। चलें आगे। ये जो रिएक्शन मैंने आपको कराया है ना ग्रिग्नार्ड का, ग्रिग्नार्ड एक्टिंग एज अ बेस, राइट। तो ये मेथड होता है, ये एक तरीका होता है, एक लैबोरेटरी मेथड होता है टू कैलकुलेट द एक्टिव एच या एसिडिक एच इन अ कंपाउंड, और इस मेथड का नाम होता है जेरेटविनिटनॉफ मेथड। सो दिस इज नथिंग बट, अगर कभी ऐसा नाम दिख जाए तो ये कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा सिंपल सा मेथड है जिसमें ग्रिग्नार्ड क्या काम करता है, एज अ बेस। इट्स अ मेथड व्हेन ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ बेस to calculate number of acidic hydrogen in a compound। एक कंपाउंड के अंदर कितना एसिडिक हाइड्रोजन है, उसे कंपाउंड करने का, उसे कैलकुलेट करने का तरीका है आप ग्रिग्नार्ड को एज अ बेस रिएक्ट कराएं, और इस मेथड को बोला जाता है जेरेविटनॉफ मेथड।
चले आगे। हम एच का क्या मतलब था? सल्फर NaCO2 सल्फर में सल्फर। सल्फर। हम्म। ठीक है। अब बताओ अगर मैंने PHMgBr को रिएक्ट करा दिया, so what is the product that I'll get here? क्या मिलेगा मुझे? क्या आप देख पा रहे हो? ये ग्रिग्नार्ड है और ये वाला कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, खूब सारे एसिडिक एच है। यस मैम। तो ये बेंजीन के जैसे, मतलब ये ग्रिग्नार्ड जो है बेस के जैसे काम करेगा, तो आपको यहाँ पे क्या दे देगा? बेंजीन दे देगा, हाँ या ना? ये बेंजीन कौन सा? ये वाला ना। पीएच विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन, है ना? एंड दिस एंटायर थिंग विल गो विद MgBr, हाँ या ना? यस मैम। अब यहाँ तक नोट करा तो आगे चलूं, एक क्वेश्चन देना है। इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड से निकलेगा ना? नहीं, तो सबसे पहले किससे निकलेगा? ये अच्छा, O हाँ। से निकलेगा, सल्फर से O या से कार्बन से? कौन ज्यादा एसिडिक है? सल्फर। हाँ, सल्फर से निकलेगा ना, उसमें फिर रेजोनेंस भी O होगी। से, फिर कार्बन से, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने आपको इसी क्वेश्चन में मोल्स के बीच में उलझा दिया। मैंने क्या करना है, यहाँ SH है, यहाँ OH है, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। मैंने यहाँ यूज़ करा 5 मोल, यहाँ यूज़ करा 5 मोल, यहाँ यूज़ करा 8 मोल, और इसको यूज़ करा 5 मोल्स, इसे यूज़ करा 4 मोल्स, इसे यूज़ करा 5 मोल्स, 10 मोल्स, 5 मोल्स, 15 मोल्स, 5 मोल्स। और मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ जो बेंजीन बन रहा है उसके मोल्स बताइए। क्या आप बता सकते हैं? अब एक बात सोचने की यहाँ पर ये है कि ये बेंजीन जो है, ये फिनाइल जो है, यही बेंजीन में बदलेगा कैसे? यहाँ से एसिडिक एच लेके। तो अगर ये 5 मोल है तो इसे 5 मोल एसिडिक एच चाहिए होंगे, तभी ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा बेंजीन में, हाँ या ना? सारे के सारे 5 मोल इसके बेंजीन में तभी जाएंगे जब इसे 5 मोल एसिडिक एच मिलेंगे। तो अगर आप ये 5 मोल ले लो तो इसके 5 मोल का मतलब है 1 मोल में 3 एसिडिक एच है, तो 5 मोल में कितने हुए? 15 हुए। तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और आपको यहाँ कितना मिल जाएगा? ये 5 मोल मिल जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, ये आपने 5 मोल लिया, मतलब क्या 15 मोल एसिडिक एच है, और ये आपने 8 मोल ले लिया, तो 15 में से ये 8 है, ये मतलब ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, यही अभी तक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, ये 8 मोल मिल जाएगा। क्लियर? और अभी भी ये लिमिटिंग रिएजेंट यही रहेगा, तो ये 4 मोल मिल जाएगा। अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट यही रहेगा और ये मुझे 10 मोल मिल जाएगा। और अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट यही रहेगा और ये दोनों ही अब लिमिटिंग हो जाएंगे, तो ये मुझे 15 मोल मिल जाएगा, हाँ या ना? और अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि मैंने इसे कर दिया 20 मोल और इसे कर दिया 5 मोल, तो अब कौन लिमिटिंग हो जाएगा? अब ये लिमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 15 एसिडिक एच है, इसके पास 20 मोल है, तो 15 ही यूज होंगे और यहाँ पे कितना मिलेगा? 15 मोल मिलेगा, हाँ या ना? कितने बच्चों Yes, को ma'am. समझ आ रही है बात? यस मैम। क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड। मैम वो ईथर का LiLH4 डाल क्या होता है? LiLH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा AlH4 बोलना, हाँ। ईथर का क्या हाँ। करना है? LiLH में डाल क्या होता है? बस बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है? ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था। हाँ, तो फिर ये मतलब रिड्यूस नहीं होगा रिड्यूस नहीं होता। ना। और NaBH4 के साथ NaBH4 के साथ भी नहीं होता। LiLH4 ज्यादा एसिडिक है भाई, वो ज्यादा रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हाँ। एजेंट है। NaBH4 तो भूल ही जा। और एसिडिक बेसिक से फर्क एसिडिक पड़ता मीडियम में है। हो सकता है, क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ना ये प्रोटोनेट। प्रोटोनेट हो जाएगा, हाँ, तो H- अटैक हाँ। करेगा इसे और ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ठीक है? चलिए, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
मैम कल की क्लास से और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, कल की वाले मैंने अपलोड कर दिया, आज वाली अपलोड कर देती हूँ। हाँ जी मैम, ठीक है।